हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। हम BLI 221 कर रहे थे, जिसके हम यूनिट 2 में पहुंच चुके थे, जिसमें हमने डिजिटल लाइब्रेरी तक मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पर आपको डिजिटल लाइब्रेरी तक आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ये स्टार्ट किया था कि मैं पूरा सिलेबस आपको समझाऊंगी। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से आप पेपर दे सको। ठीक है, तो 221 का यूनिट 2 जो है वो जस्ट ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। हमारा जस्ट क्या रहता है, वर्चुअल लाइब्रेरी रहता है और हाइब्रिड लाइब्रेरी हमारा रहता है। ठीक है, आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम ये दोनों कर लें। ठीक है, हाइब्रिड लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए कि वर्चुअल लाइब्रेरी है क्या। ठीक है, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फटाफट से देख लेते हैं। क्या है हमारा डेफिनेशन ऑफ virtual library? A virtual library is a selected organized collection of unit or notes of documentary रिसोर्स। बेसिकली की क्या है, ये सेलेक्टेड ऑर्गेनाइज डेटा होता है, कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्री रिसोर्स का, जो कि स्प्रेड एवरीवेयर एंड एसेसिबल ऑलवेज। तो इसका मतलब हो गया एवरीवेयर एंड एनी टाइम एवरीवेयर। आपने ये सुना होगा, बहुत फेमस है, ये है बेसिकली वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका अच्छे से। वेयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एज ऑथर्स, पब्लिशर्स एंड रीडर्स। ठीक है, जहां पर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ऑफ डॉक्यूमेंट वो ऑथर्स होते हैं, पब्लिशर क्या है वो एडिटर्स होते हैं ऑफ डॉक्यूमेंट, और रीडर्स क्या है वो यूजर्स होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर, एडिटर एंड यूजर। ठीक है, ये अच्छे से आप अगर एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाओगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, आर लिंक्ड अक्रॉस द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड रिलेटेड इन डिफरेंट वेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर फास्ट एंड इजीली ऑब्टेनेबल। ठीक है, बेसिकली ये बोल रहे हैं जो लिंक्ड होते हैं वो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, फास्ट होता है और इजी होता है। अगर आपको वर्चुअली कोई चीज चाहिए तो आपके लिए बहुत फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो PDF है ये मैंने कहाँ से ले रखी है, ये देखो, ये मैंने ले रखी है ई ज्ञान कोश से। ठीक है, और ये एक PDF है, ये मैंने डाउनलोड नहीं की है, जिस मैंने ऐसी ओपन करी है। ठीक है, और तो ये क्या हो गई, ये मेरे पास आ चुकी है। तो ये बहुत फास्ट एंड इजी है, फटाफट से मैंने नेट पे एक्सेस किया और मैंने ये PDF एक्सेस कर लिया। ठीक है, पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से ही होता है कि जो वर्चुअल लाइब्रेरीज होती है उसमें आपको कोई भी डेटा चाहिए तो वो बहुत फास्ट और इजीली आपको मिल जाती है, अवेलेबल इन देयर फुल वर्जन। जैसे कि ये जो बुक है, ये बुक कितने पेजेस की है, ये इतने पेजेस की है, मुझे पूरी बुक मिल गई है। ठीक है, मैंने ई ज्ञान कोश पे गई और वहां पर मुझे ये पूरी बुक मिल गई। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ लो कि अवेलेबल इन देयर फुल वर्जन, तो ये इसी तरीके से अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। एलन पोवेल जो है वो कुछ बता रहे हैं हमें वर्चुअल लाइब्रेरी। अब वर्चुअल लाइब्रेरी कैन हैव मेनी डेफिनेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग अ लाइब्रेरी विद little or no physical plant of books, periodicals, reading space or support staff, but one that disseminate selective information directly to the distributor library customer, usually electronically। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो डेफिनेशन है वो बहुत सारी हो सकती है इसकी। ठीक है, एक डेफिनेशन ये है कि जो लाइब्रेरी है जिसमें कोई भी फिजिकल प्लांट नहीं है बुक का। ठीक है, कोई पीरियडिकल्स नहीं है फिजिकली। ठीक है, रीडिंग स्पेस नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ भी नहीं है, बट क्या है, आपको डिसिमिनेटिव सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है लाइब्रेरी कस्टमर को, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। ठीक है, मतलब आपको बाय इंटरनेट, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको वो
आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है। अ मोर ट्रेडिशनल लाइब्रेरी दैट हैज ट्रांसफॉर्म सम सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन डिलीवरी चैनल इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, ठीक है। कुछ पोर्शन उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्म किए हैं, क्या, इंफॉर्मेशन डिलीवरी चैनल के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में, ठीक है। जैसे मान लो आजकल अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप उसकी मेल करके उसकी पीडीएफ मंगवा सकते हो किसी भी लाइब्रेरी से। अगर आपने वहाँ की मेंबरशिप ले रखी है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, अगर उनके जो भी है क्लॉज में आता है तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने कोई डेटाबेस है, डेटाबेस आपने क्या कहते हैं आपने कोई मेंबरशिप ले रखी है और आपको किसी डेटाबेस में से उसका फुल टेक्स्ट चाहिए तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। so that many or most of its customers do not need to visit the library to obtain information। जैसे कि बाय मेल के थ्रू दे सकते हैं, वो से आपको आईडी के थ्रू से रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस का, जिससे क्या होगा आप अपनी लॉगिन एंड आईडी से वहाँ लॉगिन करोगे और जो भी रिसोर्स आपको उस डेटाबेस से चाहिए था आप उसे डाउनलोड कर पाओगे क्योंकि आपने वहां की मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोविड का जो टाइम था, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, जो लाइब्रेरीज थी उनकी जो सर्विसेज थी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने रिमोट एक्सेस इस्तेमाल किया, अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू रखा, ठीक है। कैसे, रिमोट एक्सेस के थ्रू वो डेटाबेस का एक्सेस दे देते थे। और दूसरा क्या करते थे, अगर जैसे कोई ऐसी चीज है जिसका वो रिमोट एक्सेस नहीं दे सकते हैं, वो क्या करते थे, उसको वो खुद से पीडीएफ बाय मेल के थ्रू, ठीक है, अवेलेबल करवाते थे, ठीक है, मतलब बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो बेसिकली मेल जो है वो सबसे अच्छा क्या कहते हैं बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा तो नहीं, पर हाँ स्मॉल डेटा तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा डेटा अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर द बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स, ठीक है। तो पीडीएफ दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, वॉइस भेज सकते हैं, जो भी उस यूजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। A library that operates as a nexus of selected information management activities within the organization. Some of them centralized, but most of which happens through the efforts of decentralized staff, resource and system, and even outside supplier who are accessible and dispersed throughout the organization। चलिए, तो ये हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। कुछ तो सेंट्रलाइज हो जाते हैं बट कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। बट फिर भी वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और जिससे अपने यूजर्स को जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर वो किसी सप्लायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो जैसे अगर मान लो कोई लाइब्रेरी है वो मतलब उनको नहीं आता या फिर उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आता तो वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं वर्चुअल लाइब्रेरीज का। तो वर्चुअल लाइब्रेरीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्चुअल लाइब्रेरीज आर, तो देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल कलेक्शन, फिजिकल कलेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। वर्चुअल लाइब्रेरी जो होती है बिल्कुल वर्चुअल होती है, ठीक है। उसमें कोई भी आइटम आपका फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होगा। डॉक्यूमेंट आर नॉट स्टोर्ड इन एनी लोकेशन, जो डॉक्यूमेंट की कोई लोकेशन नहीं होगी वो क्या होगी, वो डिजिटली स्टोर्ड है, ठीक है। तो उसकी कोई लोकेशन नहीं है, फिजिकल लोकेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी वर्क स्टेशन, वो किसी भी वर्क स्टेशन से एक्सेस किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स आर रिट्रीव्ड एंड डिलीवर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट है वो एनी एवरीवेयर एंड एनी टाइम है, ठीक है। तो मतलब एनीवेयर एनी टाइम,
आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पॉइंट हो गया, इफेक्टिव सर्च एंड ब्राउज फैसिलिटीज आर अवेलेबल। क्या आपको अवेलेबल हो रहा है, आपको सर्च अवेलेबल हो, जैसे कि वेब ओपैक हो गया, ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, आपको अवेलेबल हो रहा है, सर्च कर पा रहे हो और आपका ब्राउज कर पा रहे हो फैसिलिटीज को, ठीक है, जो भी अवेलेबल है। जैसे कोई लाइब्रेरी है, उसके बारे में आपको पता करना है कि उसमें जो डेटा है वो मेरे से रेलेवेंट है कि नहीं, क्या करोगे आप, वेब ओपैक करोगे, राइट। जो उनका वेब ओपैक होगा उसमें से आप क्या करोगे, सर्च करोगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद कर लेना, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप ये जरूर मेंशन करना कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आंसर्स में लिखने हैं, ठीक है, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी डिजाइन कैसे होता है वो देख लेते हैं। द प्रेगमेटिक अप्रोच ऑफ डिजाइन वर्चुअल लाइब्रेरी इज टू फोकस ऑन सर्विस रादर देन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अ सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर अ वर्चुअल लाइब्रेरी इज essential and provides the framework to accommodate both digital resource and the collection that will not be transformed into bit and bytes, ठीक है। तो बेसिकली जो वर्चुअल लाइब्रेरी होता है वो किस बेस पे डिजाइंड होता है, वो होता है सर्विस बेस पे। वो बेसिकली क्या फोकस करते हैं, अपना सर्विस पे फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी पे कम फोकस करते हैं, सर्विस पे फोकस करते हैं कि किसी तरीके से हम जो भी हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है एक अदर एक्वायर्ड ना करके हम जो भी हमारे पास जो सर्विसेज है हम उसे अवेलेबल करवाएं वर्चुअली, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो कि अभी ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, डिजिटली, उस डेटा को भी कैसे हम अवेलेबल करवा सकते हैं डिजिटली, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसका डिजाइन। बेसिकली क्या है, ये सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर है। ये वर्ड आप जरूर याद रखना, अपने आंसर में आपको ये मेंशन जरूर करना है। कुछ चीजें जो हैं, जो कुछ लाइंस हैं, जो आप एकदम उसे अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आप आंसर जब लिखो तब आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर। तो क्या क्या सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर्स होते हैं, सिंस द लाइब्रेरी बाय इट्स नेचर इट्स primarily अ सर्विस इंस्टीट्यूशन। क्या है, लाइब्रेरी एक सर्विस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अ सर्विस फिलोसफी शुड गाइड द वर्चुअल लाइब्रेरी। सर्विस जो फिलोसफी होती है वो क्या करती है, वर्चुअल लाइब्रेरी को गाइड करती है। अ लाइब्रेरी कलेक्शन books and other materials and appoint qualified staff with a view to provide service टू इट्स यूजर, ठीक है। क्या प्रोवाइड कर रही है, क्वालिफाइड स्टाफ और जो भी उसका मटेरियल है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। द फॉलोइंग कंपोनेंट मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडर व्हाइल बिल्डिंग अ वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी जब हम बनाते हैं तो हमें क्या कंसिडरेशन रखनी चाहिए, तो क्या क्या है, यूजर को माइंड में रखना चाहिए, सर्विस को माइंड में रखना चाहिए, हमारे पास क्या रिसोर्स है हमें वो देखना है, टेक्नोलॉजी हमें देखनी है, हमें उसे कैसे मैनेज करना है हमें वो भी देखना है, पॉलिसीज क्या क्या रखनी है हमें, और फंडिंग हमें कैसे पैसे मिलेंगे उस काम को करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये एक इनका एक फिगर है, इस फिगर को आप जरूर याद रखिए और एग्जाम में जरूर लिखिए। तो देख लेते हैं, इफ we consider the service as the output of virtual library, the other component should serve as infrastructure for the creation and delivery of service to the user. The interaction different component of virtual library shown in the figure. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कह रहा है कि अगर वर्चुअल लाइब्रेरी है, ठीक है, उसकी सर्विस अगर आउटपुट है तो जो बाकी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो सर्विस क्या है, सर्विस क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट हो रहा है, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है, पॉलिसी और फंड देखा जा रहा है, ठीक है। यूजर ग्रुप हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया, रिसोर्स के अंदर क्या क्या आ गया हमारे पास, स्टाफ आ गया, और इन्फॉर्मेशन हो गई, जो भी हमारा डेटा है, कलेक्शन है, वो इन्फॉर्मेशन, और फिर स्टाफ जो है वो हमारा रिसोर्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा चार्ट कंपोनेंट ऑफ वर्चुअल लाइब्रेरी, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, वर्चुअल लाइब्रेरी सर्विस फॉर यूजर। सर्विस ऑफ फॉर यूजर्स है, कैसे देखते हैं, सर्विस फॉर यूजर्स कैसे हैं, थ्रो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लान एन इम्पॉर्टेंट रोल इन deciding user of virtual library. The boundaries can be wider and more exclusive. Focusing on service allows us to think about the type and levels of service we are going to provide
टू अ वैरायटी ऑफ यूजर ग्रुप। बेसिकली अगर हम सर्विस बना रहे हैं यूजर्स के लिए, तो हमें बेसिकली क्या करना है, यूजर स्टडीज करनी है कि हमारा जो यूजर्स है उसको, जो उसकी क्या ग्रुप्स हैं, मतलब किस टाइप के आप यूजर्स को सर्व करने वाले हो अपने सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पर उस बारे में बात की जा रही है। डिफाइनिंग द सर्विस फॉर एनी ग्रुप डायरेक्ट अस टू टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट टू दोज ग्रुप्स। जैसे कौन कौन सी हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको रेफरेंस सर्विस के बताया कि हम इसमें क्वालिटी और कॉस्ट एंड क्वालिटी का ध्यान रखते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं उसको हम किस तरीके से अवेलेबल करा सकें यूजर्स को और उस पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन सर्विस। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सर्विस में हम बेसिकली क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं जिस यूजर को असिस्ट कर पाए, जिससे क्या होगा, यूजर विल नीड टू नो हाउ टू यूज द न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिससे वो एबल हो कि हाँ वो समझ पाएगी जो टेक्नोलॉजी इसका कैसे इस्तेमाल कर सके। डेटा बेस है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कैसे ये सर्च होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बेसिक सर्च बताएंगे, एडवांस सर्च बताएंगे, जिससे क्या होगा, वो उसको सर्च कर पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पेट्रोन यूजर या फिर अकाउंट सर्विस, ठीक है। तो दिस सर्विस आर एड्रेस यूजर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एक्सेसिंग account information through the network, use the service to order material और pay for resource, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो अकाउंट सर्विस होता है, यहाँ पर उसकी जो किसी भी एक यूजर है उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि उसने उस रिसोर्स के लिए पे किया है कि नहीं किया है, वट जो भी उनकी पॉलिसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर है जो हमारा इसमें है स्टैंडर्ड एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर वर्चुअल लाइब्रेरीज। तो वर्चुअल लाइब्रेरी के जो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किस स्टैंडर्ड्स में चलता है, वो चलता है इम्प्लीमेंटेशन द स्टैंडर्ड्स ऑफ Z39 with 50, ठीक है। ये इनेबल्ड होता है, ये ना MCQs में भी बहुत आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो ये नंबर आप याद रख लेंगे, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है टेक्नोलॉजी, मतलब जो एक आप वर्चुअल लाइब्रेरी बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड क्या है, Z39.50, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और इसके बारे में आपको और बता देती हूँ। वर्चुअल लाइब्रेरी इज फोकस फॉर कोलैबोरेशन एंड कोलैबोरेटिव सर्विस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है और कोलैबोरेटिव सर्विस है। इन the network environment there is an assumption that system and organization interpretive, ठीक है। definition of बेसिकली एक नेटवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क एनवायरनमेंट वो सिस्टम को क्रिएट करते हैं, क्या जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से इंटर ऑपरेटिव हो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इंटर ऑपरेटिव रिवेल्स कॉमन थीम्स, क्या क्या कॉमन थीम्स रिवेल करता है, तो ये करता है वर्किंग टुगेदर, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन हो रहा है, इंटरैक्टिव विदाउट स्पेशल एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर, एंड ऑपरेटिंग टुगेदर इफेक्टिवली, क्या क्या कर रहा है, वर्किंग टुगेदर कर रहा है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन हो रहा है, इंटरैक्टिव विदाउट स्पेशल एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर, ठीक है। जैसे यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया, कोलैबोरेटिव एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है, जैसे वर्चुअल लाइब्रेरी है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का रिसोर्स शेयरिंग है, ठीक है। सारे इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास एक लाइब्रेरी के पास तो नहीं होती, एक वर्चुअल लाइब्रेरी में नहीं हो सकती, बट हम डेटा रिसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। हम शेयर कर सकते हैं डेटा को, एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। यूजुअली द कंटेंट ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी इज फोकस्ड ऑन द टेक्निकल इंटरप्रेटेबिलिटी बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी माइट बी the availability of two or more system and component to exchange information and use the exchanged information without special efforts on the part of either system. In service based virtual library, a focus on user should inform the concept of interoperability so that the user may successfully search and retrieve information from the two or more system in meaningful वे विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया जा रहा है, जैसे कि अगर हम लोग खुद ही सर्च कर करके देते हैं
तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बेसिक यही रहेगा, अगर हम यूजर्स को इस चीज के बारे में बता दें, इंटर ऑपरेटेबिलिटी के बारे में। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है, मतलब खुद जो यूजर है वो इतना कैपेबल है जी कि वो खुद से क्या कर पा रहा है, सर्च कर पा रहा है। अगर हम उसे बता देंगे जो भी है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का जो भी सिस्टम है, जो भी सर्च टेक्निक्स है, अगर हम उसे सिखा देंगे तो वो क्या होगा, खुद से विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबडी वो खुद से सर्च कर पाएगा, अपने रेलेवेंट और जो भी इंफॉर्मेशन उसे रिट्रीव करना है वो रेलेवेंट रिट्रीवल हो पाएगा। ठीक है, और वो क्या कर पाएगा, अपने मतलब जो भी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे सक्सेसफुली फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्चुअल लाइब्रेरी में ये सिखाया जाता है किस तरह से आपको सर्च करना है। आपको एक एब्रीविएशन, मतलब एक आपको ओवरव्यू दिया जाता है। ठीक है, तो जो इंटरप्रेटेबिलिटी है उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, Z3950 है, मैंने जैसे आपको बताया, प्लीज भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, but implementing such technology and offering service based on the interoperable system required a clear understanding of the information access and use issues। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बोला जा रहा है एकदम आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो आप ऑफर यूज कर रहे हो उसमें ना कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मतलब डिफिकल्टीज आ सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। Collaboration among libraries has always been manifested in resource sharing programs, जैसे कि मैंने बताया रिसोर्स शेयरिंग प्रोग्राम्स वो लोग करते हैं। ठीक है, opportunity for resource sharing increase with virtual library as the search of librarian and use extend to the broader and more comprehensive range of resource. Many different groups can benefited from the virtual library. The challenge is to ensure that the various groups have opportunity to participate in the design, development and governance the virtual library. Indeed, the virtual library offer a new context for the taking traditional library collaboration forward। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कोलैबोरेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, एक अपॉर्चुनिटी है रिसोर्स शेयरिंग की। वर्चुअल लाइब्रेरी एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो हमारा जो बॉर्डर है हम उससे बियॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे पास एक लार्ज टाइप का इंफॉर्मेशन है। वर्चुअल लाइब्रेरी अगर सिर्फ एक वर्चुअल लाइब्रेरी, अब अगर एक वर्चुअल लाइब्रेरी को एक्सेस कर पा रहे हो तो वो वर्चुअल लाइब्रेरी आपको हेल्प करेगी किसी दूसरे वर्चुअल लाइब्रेरी को एक्सेस करने में। क्यों, अगर वो इन्फॉर्मेशन उस वर्चुअल लाइब्रेरी में नहीं है तो वो कोशिश करेगी कि रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करवाए, जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाओ। अगर आप मतलब एक यूजर जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिड लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी मैं क्या कहते हैं ये जो हमारा BLI का जो सिलेबस है मैं फिनिश कर दूँ। ड्यू टू टाइम कम होने की वजह से मैं इसे फिनिश नहीं कर पा रही थी, बट मैं अब बहुत जल्दी इसको फिनिश करूंगी। ठीक है, और आपके लिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगी। बस इसकी अब एक और वीडियो आएगी यूनिट 2 के ऊपर, हाइब्रिड लाइब्रेरी। देन ये यूनिट 2 हमारा 221 में खत्म हो जाएगा, तो हम यूनिट 3 में जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बना रही हूँ बिकॉज देन आपको समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए वीडियोस अलग अलग बनाई है। तो मे भी शायद आपको लग रहा होगा कि एक यूनिट 2 के लिए इतनी मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस हो जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियोस हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो कम वीडियो छोटी वीडियो रहेगी तो आपको ये रहेगा कि हाँ ये टॉपिक देखना है तो मैं ये वीडियो ओपन कर लेता हूँ, तो इस तरह से आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिड लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।